हेलो बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज का लेक्चर नंबर 10। 9 तक अपन ने पढ़ाई कर लिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के थोड़ा सा और एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। ए टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क नया वर्ड है, 11th क्लास में पढ़ा था हमने टॉर्क को, तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब किसी डायपोल को यदि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी। तो वेलकम टू AK@फिजिक्स का पंचनामा, और आज बात करते हैं इस टॉपिक पे। जनरली टॉर्क हमने 11th क्लास में पढ़ा है, तो बात करते हैं कि अगर मैं किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ कि सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, इक्वल। ठीक, तो ये लीजिए, ये है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब सारी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है क्या। और एक डायपोल को मैं इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं, ये लो, यहां रख देता हूं प्लस क्यू, यहां रख देता हूं प्लस क्यू, और यहां रख देता हूं माइनस क्यू। तो डायपोल हो गया ना। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डायपोल, और इसका सेंटर है मान लीजिए O। ठीक है, तो यहां से यहां के डिस्टेंस A और यहां के डिस्टेंस यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच का डिस्टेंस जो स्मॉल डिस्टेंस है उसको क्या लेंगे, 2। अब हम बात करते हैं कि देखिए कि टोटल फोर्स की बात करता हूं, इस सिस्टम में टोटल फोर्स की बात करता हूं, तो देखिए ये प्लस क्यू, तो F इक्वल टू होता है QE, हमने पढ़ाया फोर्स, मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को ले जाएंगे तो उस पर लगने वाला फोर्स यही तो होता है। अब देखिए, तो ये Q प्लस Q के कारण फोर्स लगेगा क्या, QE, और इस माइनस के कारण भी लगेगा QE। अब माइनस के प्लस के बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव चार्ज जो होता है उस पर जो लगने वाला फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और माइनस क्यू के कारण जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फोर्स इधर लग रहा है। तो इस केस में F नेट क्या आएगा, और ये आप ज्ञान बांध लीजिए, ये आप अपने दिमाग में उतार लीजिए, दिल में भी उतार सकते हैं कि यदि किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स क्या आएगा, 0, रामबाण। ये हमेशा आपको याद रखना है, और दिखा तो दिया मैंने कि किसी डायपोल को यदि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं रखता हूं तो टोटल फोर्स क्या होता है। अब मैं बात करता हूं एक नया टर्म, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। अब एक बात कीजिए, लिखूंगा डायलॉग, पहले इसको क्लियर करता हूं। अब देखिए लाइन ऑफ एक्शन का क्या मतलब हुआ, देखिए ये फोर्स इस लाइन पे लग रहा है और ये फोर्स इस लाइन पे लग रहा है, तो लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या हुआ कि अब अपन टॉर्क के बारे में बात करेंगे ना जी, तो टॉर्क के बारे में बात करेंगे तो टॉर्क आखिर में डेवलप कब होता है, क्या होता है, टॉर्क डेवलप कब होता है, अपन बात करते हैं। तो लाइन ऑफ एक्शन की बात करता हूं, देखिए ये फोर्स इधर लग रहा है इस लाइन पे और ये फोर्स इस लाइन पे, तो कहने का मतलब मैं एक डायलॉग लिख रहा हूं कि देखिए टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विच डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, बहुत अंग्रेजी हो गई, हिंदी में समझिए। यदि दो बराबर और विपरीत फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक ही लाइन ऑफ एक्शन में ना हो तो टॉर्क जनरेट करता है, क्या करता है, जनरेट टॉर्क। अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन में हो, सेम लाइन ऑफ एक्शन का मतलब देखिए दिखा रहा हूं, सेम लाइन ऑफ एक्शन का क्या मतलब होता है, ये क्यू भी इधर लगता और इस क्यू भी इधर लगता तो सेम लाइन ऑफ एक्शन हो जाता। लेकिन अभी क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है, अरे ऐसा लग रहा है ना, एक इधर एक इधर, तो जब इस तरफ से फोर्स लगता है, अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन में काम नहीं कर रहा है, अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन में यदि फोर्स लग रहा है तो टॉर्क जनरेट करता है, और इसी टॉर्क को अपने को निकालना है। यही यहां फिजिक्स खत्म हो जाता है, आप मैथमेटिक्स लगाएंगे और इस टॉर्क की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फिर से एक बार समझिएगा कि यदि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन तो टॉर्क जनरेट होता है। तो यहां टॉर्क जनरेट होगा क्योंकि देखिए एक फोर्स इस लाइन में और एक फोर्स इस लाइन में, अगर ऐसे होता तो सेम लाइन ऑफ एक्शन होता तो टॉर्क जनरेट नहीं होता, लेकिन अभी क्या है, ऐसे एक इधर एक इधर।
ठीक है, तो टॉर्क अपन टॉर्क इसमें अब निकालें। तो अभी तक दो चीजें क्लियर करी कि यदि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि डाइपोल को अपन रखते हैं तो नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। और टॉर्क जब जनरेट होता है, टॉर्क तब जनरेट होता है जब वो जो फोर्स हो वो अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन में होता है। तो अपन टॉर्क के बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो टॉर्क होता है हमने 11th क्लास में आपको पढ़ाया, फिर आप चिंता में आ जाएगा 11th क्लास में तो कुछ पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं। टॉर्क को डिनोट करते हैं टाउ से, और टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर लिखने का स्टाइल है। तो टॉर्क इज डिनोटेड बाय टाउ और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अपन ने सीखा कि ये जो प्लस क्यू है माइनस क्यू है, यदि सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं होता तो टॉर्क जनरेट करता है। तो टॉर्क जनरेट करने का सिस्टम समझिए। अब देखिए इसको मैं आपको इससे दिखाता हूं। अपन क्या कर रहे हैं, एक फोर्स तो लगा रहे हैं इसे और एक फोर्स लगा रहे हैं ऐसे। तो ऐसे जब फोर्स लगाएंगे, अब चूंकि एफ नेट तो आपका जीरो है तो ये मूव तो करेगा नहीं पर ये रोटेट कर सकता है। क्यों, देखिए एक फोर्स लग रहा है, देखिए ऐसे, और एक फोर्स लग रहा है ऐसे। एक फोर्स लग रहा है ऐसे इस नीचे की तरफ और एक ऐसे। तो इस क्रम में क्या होगा, ये रोटेट करेगा। क्या करेगा, रोटेट करेगा। टॉर्क की वजह से क्या करेगा, ये रोटेट। अरे देखते हैं ना, अपन क्या करते हैं, पेन को घुमाते हैं ना, देखिए पेन घुमाते हैं ऐसे करके, तो क्या होता है, एक फोर्स लगता है नीचे और एक फोर्स ऐसे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो क्या होता है, रोटेशन होने लगता है। तो इसलिए इसको स्पिन मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पिन मोशन। अब देखना कि ये रोटेट कैसे करेगा। तो रोटेट क्या करेगा, ये फोर्स लगाएगा इधर की तरफ क्लॉकवाइज, और ये इस तरह से फोर्स लगाएगा, ये भी क्लॉकवाइज। अब मैं टॉर्क निकालता हूं। तो टॉर्क नेट और टोटल टॉर्क, तो एक इसकी वजह से और एक इसके कारण। तो टॉर्क 1 और प्लस टॉर्क, ये तो नहीं। अब देखना टॉर्क निकालने के लिए अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब समझिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कहां से लेते हैं, जो फोर्स लगाता है और जिसके अगेंस्ट ये घूमता है, इसके अगेंस्ट घूमेगा ऐसे। ये एक्सिस है, देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ऐसे से घूमेगा। तो जहां आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और जहां इसका फोर्स लग रहा है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ठीक है। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। मान लेते हैं कि ये जो डाइपोल है आपका वो इससे थीटा एंगल बना रहा है, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ये भी हो जाएगा थीटा। अब ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। अरे इस थीटा एंगल है तो ए रिजॉल्व हो जाएगा वेक्टर से, ठीक है। तो टॉर्क 1 हो जाए, निकल जाएगा। और टॉर्क 2 के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसके अगेंस्ट घूमेगा ये भी, तो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स और ये एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो होगा, ये। तो ये हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो अपने को ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए जब टॉर्क 2 निकालूंगा। ये है टाउ 2 और ये है टाउ 1। तो देखिए टाउ नेट, टाउ 1 प्लस टाउ 2, क्योंकि टॉर्क को टाउ से दिखाते हैं। तो टाउ 1 निकालेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, QE। अरे फोर्स होता है ना QE, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका ये ए कॉस ए साइन थीटा, यहां से यहां तक, प्लस प्लस क्यों कर रहा हूं, देखिए ये भी जा रहा है क्लॉकवाइज और ये भी जा रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जुड़ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, QE। और इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना आएगा, ए साइन थीटा। तो टाउ नेट इज इक्वल टू क्या होगा, 2QE ए साइन थीटा। अब देखिए टाउ नेट, देख रहा क्या लिख रहा हूं मैं, 2 ऐसा लिख देता हूं, Q इंटू 2A E साइन थीटा। अब याद करना इसको, Q इंटू 2A क्या होता है, इन दोनों में से कोई एक चार्ज और इसके बीच का डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, क्या कहलाता था, डाइपोल मोमेंट, जिसको किस चीज से दिखते थे, P से। हम जानते थे ना P इक्वल टू क्या होता था, Q इंटू
इसकी जगह पर क्या लिख दूं, पी ई साइन थीटा। तो टाउ नेट क्या होगा, पी ई साइन थीटा। क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा। अब देखना अपने को ये फॉर्मूला तो आ गया। कहने का मतलब है कि किसी डाइपोल को यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला टोटल टॉर्क क्या होता है, पी ई साइन थीटा। पी क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। अब थीटा के बारे में बात करते हैं। क्लियर हो गया कि अपन किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला टोटल टॉर्क टाउ नेट पी ई साइन थीटा हुआ, जहां पे पी क्या था, डाइपोल मोमेंट, और ये थीटा क्या है, थीटा क्या है दिखाता हूं। ये तो पी का डायरेक्शन होता है, डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है, माइनस से प्लस की ओर, तो ये हो गया, ठीक है। और ई का डायरेक्शन क्या है, इधर। इसको अलग से फोटो बनाता हूं, तो ये तो आपका हो गया पी और ये हो गया ई, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये है थीटा। तो क्या हुआ, ये थीटा क्या हुआ, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक, ये क्लियर होगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको वेक्टर फॉर्म में जब अपन लिखेंगे, देखिए ए वेक्टर फॉर्म में जब अपन इसको लिखेंगे तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। याद कीजिए 11th में हमने पढ़ाया आपको। तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो टाउ इज इक्वल टू लिख सकता हूं पी अक्रॉस ई, पी क्रॉस ई लिख सकता हूं। क्या है, टाउ नेट इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखा था तो पी क्रॉस ई लिख सकते हैं, सारे वेक्टर है। अब मैं इसको क्या, एक सवाल है, तो क्या मैं टाउ इज इक्वल टू ई क्रॉस पी भी लिख सकता हूं, या टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई लिख सकता हूं। इसको क्लियर करने के लिए, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा कि इस चार्ज यानी प्लस क्यू के कारण इधर लग रहा है, इधर घूम रहा है क्लॉकवाइज, और ये भी क्लॉकवाइज। तो टोटल जो आपका टॉर्क आया है वो क्या है, क्लॉकवाइज में। तो इस दोनों को चेक करते हैं, अगर क्लॉकवाइज में जो आएगा वही लिखेंगे। तो देखिए ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका E, ये हो गया P और ये हो गया E। अब आपको पता ही है डायरेक्शन निकालने के लिए अपन राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। तो देखिए जब मैं P क्रॉस E करूंगा, इस हाथ को लेके आइए, P क्रॉस E करूंगा तो P क्रॉस E किधर आ रहा है, क्लॉकवाइज। आप E क्रॉस P कीजिए, E क्रॉस P किधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज तो लेंगे नहीं, क्योंकि अपना तो टाउ की वैल्यू क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज। तो हमेशा टाउ की वैल्यू क्या लिखेंगे, हमेशा टाउ की वैल्यू क्या लिखेंगे, P क्रॉस E। इसी को टाउ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, PE। तो ये कहानी है कि यदि किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला टोटल टॉर्क की वैल्यू निकाल के दिया है मैंने, ठीक है। और इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, E क्रॉस P नहीं लिख सकते अपन, P क्रॉस E लिखेंगे, क्योंकि P क्रॉस E जब किया था राइट हैंड थंब रूल से तभी क्लॉकवाइज आया था। तो कितने बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं E क्रॉस P क्यों नहीं लिखूंगा। नहीं लिख सकते E क्रॉस P, क्यों, तो उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में आता है, क्योंकि टॉर्क का जो डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज में। ये बिल्कुल ध्यान रहे आपको। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। टॉर्क के बारे में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पता चला। पहला कि जब अपन किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू समान होती है, इक्वल होती है, वहां पे यदि आपको डाइपोल रखते हैं तो टोटल नेट फोर्स जीरो आता है। देखा ये क्यू माइनस क्यू कैंसिल कर दिया, और उस समय स्पिन होता है। उस समय क्या होता है कि एक फोर्स ऐसे लगा था और एक फोर्स ऐसे लगा था, ऐसे, ठीक। तो टॉर्क जनरेट होता है, और हमने टॉर्क जनरेट करके टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा आपको दे दिया, क्लियर। और अपना फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में भी आया, टाउ
इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि टाउ इज इक्वल टू ई क्रॉस पी नहीं लिख सकते। यहां तक क्लियर कर लिया था। अब इस टाउ की वैल्यू मैक्सिमम कहां होती है, मिनिमम कहां होती है, जीरो कहां होती है, उसके बारे में बात करते हैं। पहला व्हेन टॉर्क विल बी मैक्सिमम, व्हेन टॉर्क विल बी मैक्सिमम, देखना टाउ इज इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा। अब देखिए पी मतलब इसको ऐसे भी लिखते हैं Q इंटू 2a पी साइन थीटा, तो Q भी सेम ही रहेगा, डिस्टेंस भी नहीं बदलेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, E भी कांस्टेंट है, ये चेंज क्या होगा थीटा। और आपको टाउ मैक्स चाहिए, फॉर टाउ मैक्स, टाउ मैक्स के लिए ये सब तो कांस्टेंट ही है, तो आपका साइन थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। और साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है 1। साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, साइन 90, ठीक है। तो दिखाता हूं, तो टाउ इज इक्वल टू पी ई कितना साइन 90, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखते हैं तो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू पीई आता है। इसको फील करते हैं, क्या करते हैं, फील करते हैं। अब दिखा रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि टॉर्क को आप ऐसे रखेंगे डाइपोल को, ये माइनस क्यू और ये प्लस, इसके बीच का डिस्टेंस 2 है, तो इस कंडीशन में आपको P मिलेगा मैक्सिमम। तो देखिए ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया आपका क्या P, इसके बीच का एंगल कितना 90। यदि कहने का मतलब है कि इफ एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट यानी P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री, तब आपको टाउ क्या मिलता है मैक्सिमम। बहुत इंपॉर्टेंट था, पूछता है 1 नंबर में भी, और कभी कभी कंडीशन भी पूछ लेता है कि ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाल रखते हैं तो टाउ की वैल्यू क्या होती है, टॉर्क की वैल्यू क्या होती है वो निकालिए, और मैक्सिमम कब होता है तो मैक्सिमम। अब बात करेंगे मिनिमम। व्हेन टॉर्क इज मिनिमम, देखिएगा ध्यान से कि यूनिफॉर्म, इसको समझते हैं थोड़ा सा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका एफ नेट कितना आया था, अरे कितना आया था 0 आया था, ठीक है। एफ नेट क्या आया था 0, तो क्या टॉर्क भी 0 हो सकता है, इसी का पता करते हैं आज। तो टॉर्क मिनिमम होने के लिए टाउ इज इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा, और टाउ मिनिमम के लिए क्या चाहिए होगा आपको, साइन क्या हो जाएगा मिनिमम, और साइन मिनिमम कब होता है, कब साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन 0, तो टाउ मिनिमम 0 हो सकता है कब, जब आपका डाइपोल मोमेंट और क्या, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री हो। एक कंडीशन और है इसका, थीटा की वैल्यू कितना हो सकता है 180 डिग्री भी हो सकता है। इस कंडीशन को विजुलाइज करते हैं, फील करते हैं कि यदि डाइपोल मोमेंट यानी P और ये क्या है E, दिखा दूसरे से लिखता हूं, टाउ मीन ये कब हो सकता है, जब P E ये थीटा, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए और थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 180 डिग्री, तो आपको टाउ की वैल्यू क्या आता है मिनिमम होता है, टॉर्क क्या होता है 0 होता है। अब इसको मैं क्लियर करके दिखाता हूं, देखिए कैसे, इसको क्लियर करके दिखाता हूं मैं, और ये पुरानी बात जो लाइन ऑफ एक्शन वाली है वो भी क्लियर हो गई। देखिए अरे दिख रहा है ना बच्चे, नहीं दिख रहा है तो अंतरात्मा से देखो, अंदर की आंखों से देखो, देखो उसको विजुलाइज करते हैं 0 डिग्री का, तो ये तो है E, अब यहां पे रख दीजिए डाइपोल, ये माइनस Q और ये,
ठीक है। अगर इस तरह से डायपोल रखेंगे तो टाउ क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे आएगा 0 वो दिखाता हूं। अब देखिए इधर फोर्स लगेगा QE और इधर फोर्स लगेगा -Q, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। माइनस इधर लगेगा +Q, इधर लगेगा -Q, तो टाउ की वैल्यू क्या आएगी, 0, क्योंकि फोर्स ही नहीं लग रहा है, फोर्स ही 0 है। फोर्स लगाओगे क्या, देखिए बस वही चीज पुरानी याद दिलाता हूं। मैंने आपको बोला था कि जब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आर एक्टिंग, डू नॉट एक्टिंग इन सेम लाइन ऑफ एक्शन, तब होता है टॉर्क जनरेट। बट यहां क्या हो रहा है, ये फोर्स भी इधर, ये फोर्स भी इधर, सेम लाइन ऑफ एक्शन में है, तो टॉर्क ऐसे भी जनरेट नहीं होगा। देख रहे हैं ना, मैंने आपको क्या बताया था कि टॉर्क कब जनरेट होता है कि जब टू अन इक्वल फोर्स क्या होता है, अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन में हो, यानी एक ही लाइन ऑफ एक्शन में ना हो, तो टॉर्क जनरेट करता है। यहां देखिए फोर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक ही लाइन में तो है, एक इधर एक इधर, तो ऐसे भी टॉर्क 0 आएगा। क्लियर। अब यहां से देखिए, पहले इसके बारे में बात करते हैं। इसी को स्टेबल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। कभी कभी एक नंबर में पूछता है व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम जब 0 डिग्री पे होता है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है कि जो बहुत खुश होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला जो सिस्टम होता है बहुत हैप्पी वाला आदमी होता है। आप जैसे ही इसको बोलोगे कि तुम अपनी जगह से थोड़ा हट जाओ भाई, ये बोलेगा नहीं यार मुझे मजा नहीं आ रहा। और इसको अपनी जगह से जैसे ही आप हिलाओगे, ये अपनी पहले वाले कंडीशन में आ जाएगी। जैसे ये अभी ये है, ये स्टेबल में है। अब इसको थोड़ा सा स्लाइटली डिस्टर्ब करो, यहाँ -Q और यहाँ +Q, तो ये क्या करेगा, यहाँ लगेगा +QE और यहाँ लगेगा -QE, तो क्या होगा, रोटेशन होगा। और ये क्या होगा, फट से क्या होगा, अपने प्रारंभिक कंडीशन में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसको यदि स्लाइटली चेंज करोगे तो ये अपने प्राइमरी कंडीशन में वापस लौट आता है। इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक्चुअली क्या है जी, ये सब टोटका कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बदमाशी है। ये जो आपने P sin थीटा सारी चीजें पढ़ी है, ये कुछ नहीं है। ये जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का कमीनापन है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चाहता है कि डायपोल के को ना अपने डायरेक्शन में ले आए। अभी आपने क्या किया, ये QE था, Q -Q डायपोल, इसको थोड़ा सा चेंज किया, इसने क्या किया, इस पे रोटेशन हुआ, इस डायरेक्शन में आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का साजिश होता है कि वो डायपोल को सेम डायरेक्शन में ले आए। तो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम की कहानी। अनस्टेबल के बारे में बात करते हैं। अब 0 डिग्री वाला खेल तो सीख लिए कि आपका 0 डिग्री का एंगल बना रहा था तो आपका टॉर्क 0 आया था। 180 डिग्री वाला खेल देखिए, देखिए ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें अपन ने जो डायपोल लिया है, यहाँ पे -Q ले लिया, यहाँ -Q ले लिया, तो आपका डायपोल का डायरेक्शन क्या होगा, इधर, P का डायरेक्शन इधर बना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है इधर। तो P एंड E कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 180 डिग्री का। बट खेल वही होगा। अब देखिए इधर लगेगा QE, इधर लगेगा QE, और Q है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आएगा इधर, और ये क्या आएगा, इधर आएगा इधर। तो क्या होगा, फोर्स 0 ही हो जाएगा। जब फोर्स 0 हो जाएगा तो टॉर्क क्या आएगा, यहाँ टॉर्क जनरेट ही नहीं होगा, क्योंकि जो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है सेम लाइन ऑफ एक्शन में है। क्या है, सेम लाइन ऑफ एक्शन में। तो जब सेम लाइन ऑफ एक्शन में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करते हैं, काम करते हैं, तो टॉर्क जनरेट नहीं होता है। तो टॉर्क जनरेट कब कब नहीं होता है, जब आपका डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री का एंगल बनाते हैं और 180 डिग्री का बनाते हैं। 0 डिग्री जो बनाते हैं उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जो 180 डिग्री वाला केस होता है उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो अब इसके साथ इस टॉपिक को खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में भी अपन नई एनर्जी के साथ वापस लौटेंगे। तब तक इसको पढ़िए, कोई कमेंट कीजिए, न्यूमेरिकल भी करेंगे। और एक टॉपिक और अपन इसका कंपटीशन सेक्शन में पढ़ेंगे कि स्पेस में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। जो मैंने आपके लिए छोड़ा है वो इस टॉपिक के कंपटीशन सेक्शन में अपन उस पर बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।